Hello students, welcome to Kusha classes, the resonance frequency for JEE and NEET physics. Let's make the turbulent flow of physics perfectly streamlined and start the video. So students, आज के वीडियो में मैं जिस न्यूमेरिकल को एक्सप्लेन करने वाला हूं वो रोटेशन के ऊपर बेस्ड IIT JEE एडवांस ईयर 2019 पेपर 2 का एक क्वेश्चन है और ये प्रॉब्लम आपको रोटेशन के कॉन्सेप्ट को समझने में बहुत हेल्प करेगा कि रोटेशन के केस में आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, टॉर्क का कैलकुलेशन कैसे होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन का कैलकुलेशन कैसे होता है, रेडियल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का कैलकुलेशन कैसे होता है, आप फ्री बॉडी डायग्राम को कैसे यूज कर सकते हैं। तो इतने जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको इस एक न्यूमेरिकल में सीखने को मिल सकता है। तो फुल्ली पैक्ड न्यूमेरिकल है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ें। ये एक मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है जिसमें आपके पास 4 आंसर्स हैं और आपको जितने भी सही आंसर्स हैं उन सभी को पिक करना है। तो लेट्स स्टार्ट। यहां पे आपके पास एक रॉड दिया हुआ है जिसका मास m है और लेंथ l है। अब इस सरफेस पे, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे फ्रिक्शन सफिशिएंट है और ये रॉड जब गिरता है तो वो स्लिप नहीं करता है। दैट इज मेंशन्ड इन योर क्वेश्चन। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये रॉड गिर रहा होगा उस टाइम पे इसका जो ये वाला एंड है जो कि ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है उसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा क्योंकि सफिशिएंट फ्रिक्शन है, कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है। ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। कहने का मतलब कि ये वाला जो एंड है आप इसको फिक्स्ड मान सकते हैं, यानी कि ये जो कंप्लीट रोटेशन है वो इस पॉइंट के अबाउट हो रहा है। तो आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हो गया ना। सबसे पहले हम लोग यहां पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाते हैं और कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं एंगुलर वेलोसिटी को कि इसका एंगुलर वेलोसिटी कितना है। तो सबसे पहले देखिए ये आपका रॉड L लेंथ का है तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा C वो हॉरिजॉन्टल से L/2 के डिस्टेंस पे होगा और जब ये 60 डिग्री पे टिल्ट हो गया उस टाइम पे C प्राइम को मैं सेंटर ऑफ मास कह रहा हूं और ये भी L/2 डिस्टेंस पे ही है सेंटर से। तो बेसिकली सबसे पहले हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इस रॉड के सेंटर ऑफ मास के वर्टिकल हाइट में कितना का डिक्रीज हुआ है। सो दैट डिक्रीज विल गिव मी द वैल्यू ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी में ड्रॉप को पता करने के लिए चलिए इस पॉइंट का नाम मैं m रखता हूं तो मुझे mc की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इस पॉइंट का नाम अगर मैं o रखना चाहता हूं तो इन दिस ट्राइंगल OC प्राइम m, इन ट्राइंगल OC प्राइम m अगर आप इस ट्राइंगल को देखें और आपसे मैं बोलूं cos 60 डिग्री, क्योंकि ये जो एंगल है वो 60 डिग्री है, ये एंगल आपका 60 डिग्री होने वाला है। cos 60 डिग्री बेस विच इज OM अपॉन हाइपोटेनस OC प्राइम। OC प्राइम आपका L/2 है, ये पॉइंट O से सेंटर ऑफ मास तक का डिस्टेंस है। सर्टेनली ये L/2 होगा तो आप कह सकते हैं cos 60 डिग्री विच इज हाफ इज इक्वल टू OM हमें पता करना है एंड OC प्राइम इज L/2, therefore OM इज इक्वल टू L/4। अब अगर मेरे पास OM की वैल्यू है तो मैं CM की भी वैल्यू निकाल सकता हूं। तो मैं बोलूंगा कि CM इज इक्वल टू OC माइनस OM। OC इज L/2 and OM is L/4, so it is equal to L/4। तो L/4 वो हाइट है जो कि इस रॉड के सेंटर ऑफ मास में डिक्रीज आ रहा है। L/4 हाइट का डिक्रीज
इस रॉड के सेंटर ऑफ मास में आ रहा है जब ये रॉड 60 डिग्री से रोटेट कर जा रहा है। तो चलिए अब हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की बात करते हैं। चूंकि इस रॉड का प्योरली रोटेशनल मोशन हो रहा है तो हमें यहाँ पे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के बात करने की कोई जरूरत नहीं है और हम लोग बोलेंगे कि डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी में कितने का डिक्रीज हो गया, मास है रॉड का m g इंटू इस रॉड के सेंटर ऑफ मास के हाइट में, वर्टिकल हाइट में L/4 का डिक्रीज आ रहा है। सो आई विल राइट mg इंटू L/4 एंड दैट विल बी इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अभी देखिए इनिशियली जब ये रॉड वर्टिकल था तो इसके पास कोई एंगुलर स्पीड नहीं था, तो इनिशियली इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। फाइनली इस मोमेंट पे मैं बोल रहा हूं कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो इस मोमेंट पे इसका स्पीड हो जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। चूंकि मेरा रॉड O पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है इसीलिए मुझे I यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉइंट O के अबाउट ही निकालना है। तो किसी भी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके एंड से होकर के पास करने वाले एक्सिस के अबाउट ml²/3 होता है। तो I को मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं ml²/3 से। सो लेट मी राइट mgl/4 इज इक्वल टू हाफ इंटू ml²/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो अभी आप क्लियर कट देख सकते हैं कि आपका m l और l का ये वाला स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, 2 2 जा 4। सो यहां पे जो ओमेगा स्क्वायर आ रहा है वो है 3g/2l। तो चलिए लिखते हैं ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 3g/2l एंड देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल टू √3g/2l। सो स्टूडेंट्स अभी तक हम लोगों ने ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। अब मैं ये चाहता हूं कि मुझे अल्फा का वैल्यू भी मिल जाए। तो आप जानते हैं कि अल्फा कैलकुलेट करने के लिए जो हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा वो है टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। तो सबसे पहले हमें उस फोर्स को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा जो कि टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, और दूसरी बात हमें यह भी क्लियर होना चाहिए कि हम लोग टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन पॉइंट O से होकर के पास कर रहा है, तो मैं टॉर्क भी उसी एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट कर रहा हूं जो कि पॉइंट O से होकर के पास कर रहा है। नॉर्मल रिएक्शन का जो फोर्स आ रहा है उसका कोई टॉर्क नहीं आएगा, क्योंकि अगर कोई फोर्स किसी पॉइंट से होकर के पास करता है और उसी पॉइंट के अबाउट हमें टॉर्क कैलकुलेट करना होता है, उस फोर्स का टॉर्क उस पॉइंट के अबाउट 0 होता है, क्योंकि कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस r हमें नहीं मिलता है। बोलना चाहते हैं कि टॉर्क जो होगा वो सिर्फ mg का होगा, और इस मोमेंट पे अगर आप देखें तो mg फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ ये वाला आपका mg का फोर्स आएगा। तो ये फोर्स mg का है और ये mg का लाइन ऑफ एक्शन है। तो अब हमें इस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन से पॉइंट O का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, यानी कि ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। सो ऑब्वियसली दैट डिस्टेंस इज सेम एज mc प्राइम। तो हम लोग बोलेंगे टॉर्क विल बी इक्वल टू mg into perpendicular distance that is mc prime which is equal to this distance। तो चलिए हम लोग बोलते हैं कि टॉर्क जो हो गया अपना वो हो गया mg into mc प्राइम। अभी अगर आप OMC प्राइम ट्राइंगल में देखें तो ये एंगल 60 डिग्री है, तो साइन 60 डिग्री जो है वो क्या हो जाएगा इस ट्राइंगल में, लेट्स कैलकुलेट। सो साइन 60 डिग्री is equal to perpendicular MC prime upon OC prime। OC prime आपका L/2 है, ध्यान दीजिएगा। तो √3/2 जो कि साइन 60 की वैल्यू है, MC प्राइम मुझे कैलकुलेट करना है एंड OC प्राइम इज L/2।
तो mc प्राइम की जो वैल्यू है यहां से आपके पास आ रही है √3l/4। और अब हमारे पास टॉर्क निकालने के लिए सारी इंफॉर्मेशन आ गई। mg जो कि फोर्स है और √3l/4 जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो अपने पास टॉर्क है, हमें I पता है, पॉइंट O के अबाउट जो I है वो ml²/3 होने वाला है। तो अब अल्फा कैलकुलेट करते हैं। तो अल्फा इज टॉर्क बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो टॉर्क इज √3/4 mgl अपॉन I इज ml²/3। 3 ऊपर आ गया, सो लेट अस राइट 3। नाउ अपना ml²l कैंसिल हो गया, तो हम लोग बता सकते हैं कि अल्फा इज 3√3g/4l। ये हमारे अल्फा की वैल्यू आ गई। सो गाइस नाउ वी विल ट्राई टू कैलकुलेट द रेडियल एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो उसके लिए हमें कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं कि हमारा जो रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है वो ω² r के बराबर होता है। एंड सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस है पॉइंट O से वो l/2 है। तो हम लोग ω² r के जगह ω²l/2 लिखने वाले हैं। तो ω² आपके पास आ गया 3g/2l इंटू l/2। l से l कैंसिल हो गया एंड यू विल हैव 3g/4। तो ये हमारा रेडियल एक्सेलरेशन है इस पॉइंट का। अब जो हमें कैलकुलेट करना है वो है नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू। तो इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग ड्रॉ करते हैं जब ये 60 डिग्री के एंगल पे है। तो इसका सेंटर ऑफ मास ये आपका C प्राइम है, यहां पे mg का फोर्स एक्ट कर रहा होगा और इस पॉइंट पे नॉर्मल लग रहा होगा। अब हमें यह पता है कि नॉर्मल और mg का जो रिजल्टेंट आएगा वो C प्राइम पॉइंट का मास टाइम्स एक्सेलरेशन होने वाला है। तो अब हम लोग ये बोलेंगे कि C प्राइम पॉइंट का जो एक्सेलरेशन है वो कितना है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि C प्राइम पॉइंट के पास दो एक्सेलरेशन है। एक तो रेडियल एक्सेलरेशन जो कि हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, जो कि टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट कर रहा होगा AR, और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा जो कि इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा, लेट अस कॉल इट AT। तो सबसे पहले टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो A टेंजेंशियल कितना हो रहा है अपने पास, हम लोग क्या बोलेंगे, A टेंजेंशियल इज इक्वल टू अल्फा इंटू R। तो अभी R के जगह अगेन आपको बोलना पड़ेगा OC प्राइम, दैट इज l/2। अल्फा की वैल्यू आपके पास है 3√3g/4l इंटू l/2। l से l कैंसिल हो गया और आपके पास जो वैल्यू आई है वो है 3√3g/8। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का भी एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा और रेडियल एक्सेलरेशन का भी एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। तो हम लोग यहां से नेट वर्टिकल एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो चूंकि ये एंगल 60 डिग्री है, सो ये एंगल भी 60 डिग्री होगा। तो AR का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो हो जाएगा AR cos 60 डिग्री, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो होगा AT sin 60 डिग्री। ओके, अगर मैं सारे वैल्यूज को यहां पे प्लग इन करूं तो AR की जो वैल्यू है वो है 3g/4 इंटू cos 60 डिग्री, दैट इज हाफ, और AT की जो वैल्यू है वो है 3√3g/8 इंटू साइन 60 डिग्री इज √3/2। तो ये हमारा नेट वर्टिकल एक्सेलरेशन आ गया है। एक स्टेप और सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया अपने पास 3g/8 प्लस √3 इंटू √3, 3 3 जा 9, सो इट इज 9g/8 2 जा 16। अगर इसको हम लोग सॉल्व करें इट इज 16, 3 2 जा 6g प्लस 9g, सो वी आर गेटिंग
15g/16। तो गाइज अब हमें न्यूटन सेकेंड लॉ वाला इक्वेशन लिखना है कि mg माइनस n इज इक्वल टू m इंटू एक्सेलरेशन, जो कि वर्टिकल डायरेक्शन का है। तो चलिए यही इक्वेशन हम लोग लिखेंगे। वी विल से mg माइनस n इज इक्वल टू m इंटू 15g/16। तो आप यहां से देख सकते हैं इट इज mg माइनस 15mg/16 इज इक्वल टू नॉर्मल, सो n इज इक्वल टू mg/16। सो गाइज नाउ वी हैव ऑल द पैरामीटर्स जिसका डिमांड आपके ऑप्शंस में किया गया है। आपके पास ओमेगा की वैल्यू है, आपके पास अल्फा की वैल्यू है, आपके पास AR की वैल्यू है और आपके पास नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू है। तो अगर आप ऑप्शंस को चेक करें तो ओमेगा की वैल्यू सही दी है, अल्फा की वैल्यू ये नहीं है, AR की वैल्यू सही दी है और नॉर्मल की भी वैल्यू सही दी है। तो तीन ऑप्शंस आपके सही हैं। अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन वाला जो ऑप्शन है वो सही नहीं है। एंगुलर एक्सेलरेशन का जो एक्चुअल वैल्यू है वो ये होना चाहिए। तो गाइस रोटेशन एक काफी डिफिकल्ट चैप्टर माना जाता है, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्चुअली साउंड होते हैं, आपके बेसिक्स सही होते हैं, तो आप रोटेशन के कितने भी मुश्किल प्रॉब्लम्स को आराम से कर सकते हैं। सो इस प्रॉब्लम में मैंने आपको वही प्रूव करने की कोशिश की कि किस तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, इन सभी चीजों को यूज करके आप रोटेशन के अच्छे प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि इस प्रॉब्लम के एक्सप्लेनेशन को देखने के बाद आपका रोटेशन को लेकर के काफी डाउट्स दूर हुआ होगा। एंड अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही यूजफुल और थॉट प्रोवोकिंग वीडियोज मैं लेकर के आता रहूं और आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में मैं आपकी हेल्प करता रहूं, देन प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल, like my videos, share it, and if you are having any doubt, do ask me in the comment section. Thank you for watching this video. See you next time. Till then, goodbye. Thank you.